Hello everyone. 3.2 rectilinear motion में we have seen displacement, path length, average velocity, average speed, instantaneous velocity, instantaneous speed and acceleration. इन 7 बेसिक क्वांटिटीज से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं. यहाँ एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म. So what do you mean by uniform and non-uniform? So uniform का मतलब होगा same और non-uniform का मतलब होता है different. इतना बेसिक है. कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में. यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी along straight line तब होगा. तो देखते हैं ये कैसा बना. एक बॉडी है, ये 0 पोजीशन से मूव हो रही है. इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड. सो जब 1 मीटर रहेगा तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 सेकेंड के बाद में 2 यूनिट, 3 सेकेंड के बाद में 3 यूनिट, 4 सेकेंड के बाद में 4 यूनिट. और इसका ग्राफ बनेगा ये इस टाइप से. ओके. सो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन जहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर, फिर और 1 सेकेंड के बाद और 1 मीटर मतलब 2 मीटर, फिर और 1 सेकेंड के बाद मतलब तीसरे सेकेंड में 3 मीटर, ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. इसमें कह रहे हैं 2 पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल रहेगी. अरे भाई, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो जाके यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन बन रहा है ना. मतलब सेम मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी. तो मतलब इसके बाद किसी भी एक सेकेंड में अगर आप कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जांपल 17 सेकेंड से 18 सेकेंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यू कैन इजीली से दैट 1 मीटर. तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि जैसे 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच हुए 2 सेकेंड, 5 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना, 3 सेकेंड में 3 मीटर, 5 सेकेंड में 5 मीटर. सो 5 माइनस 3 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था. सो 2/2 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज जो रहा ये भी इंस्टेंटेनियस के बराबर रहा. इंस्टेंटेनियस मतलब 5 मीटर ट्रैवल कर रहा था, तो 5 मीटर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट ही है. Understanding? So the first point that average and instantaneous velocities are equal, and another one was that average और instantaneous speed जो रहेगी. अब speed और velocity में क्या difference है? speed और velocity में ये difference है कि speed ये direction नहीं बताएगी, velocity direction बताएगी. तो अब इस केस में अगर ये पीछे भी अगर मुड़ गया और सेम स्पीड से चलता रहा 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा कि जैसे 4 सेकेंड के बाद ये पीछे मुड़ जाता है और 4 सेकेंड के लिए, तो पहले सेकेंड में यहाँ 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, तीसरे सेकेंड में 3, चौथे सेकेंड में 4, फिर 5वें सेकेंड में वापस से मुड़ गया तो और 1 मीटर आया, फिर वापस से और 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर करीब आ जाएगा, फिर और 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर और 1 सेकेंड के बाद. तो इस प्रकार से ये 0 पे पहुँच जाएगा 8वें सेकेंड में. तो इसीलिए अगर हम ग्राफ से स्टडी करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में क्या कह रहे हैं. अब ये तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं. तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि इसकी सबसे पहले ये सेकंड पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है बट आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया इसने, तो ये वेलोसिटी रहेगी तो सेम डायरेक्शन में जाएगा. मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, बट इस केस में डायरेक्शन यूनिफॉर्म था, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी जो स्पीड होगी ये
एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम रहेगी, लेकिन किस केस में? सिर्फ मैग्नीट्यूड में, उसके डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम लोग बात करें, इसके लिए हमें क्लीन करना होगा। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म की बात करें मतलब क्या? तो अगेन टाइम एक्स डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे। पहले सेकेंड में लड़का 2 मीटर गया, फिर दूसरे सेकेंड में कुछ दिख गया तो सिर्फ 1 ही मीटर गया, फिर उसके पीछे दौड़ते दौड़ते तीसरे सेकेंड में और 2 मीटर आगे चला गया, फिर वो दौड़े तो ये भी दौड़ा और 2 मीटर आगे गया। तो यहाँ 1 2 ये कुछ ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज जो रहेगी ये डिफरेंट रहेगी, ऐसा कह रहे हैं। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे? तो यहाँ 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए, फिर दूसरे सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तीसरे सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, चौथे सेकेंड में से 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो 3 + 2 हो गया 7 + 1 8। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। तो एवरेज क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये एवरेज इंस्टेंटेनियस है क्या? इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर मोमेंट में। दूसरे सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी रही भाई? 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, क्योंकि सिर्फ 1 ही मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया ना 1 सेकेंड के डिफरेंस में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में या स्ट्रेट लाइन के मोशन में। अब यही आप स्ट्रेट लाइन में कीजिए। ये रेक्टिलिनियर बता रहा है, मतलब पहले सेकेंड में इतना, फिर दूसरे सेकेंड में केवल इतना, फिर तीसरे सेकेंड में इतना दौड़ा, फिर चौथे सेकेंड में इतना दौड़ लिया। तो जो एवरेज है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिफरेंट रहेगा। दूसरा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इस केस में डिफरेंट है। डायरेक्शन का तो कोई लेना देना रहेगा नहीं, लेकिन अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो स्पीड भी डिफरेंट ही होगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरेज स्पीड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो आएगी उसके कंपैरिजन में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम आए, क्योंकि आपकी एवरेज स्पीड में डायरेक्शन काउंट नहीं की जाती है। तो टोटल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये यहाँ गया और आगे गया और फिर रिटर्न आ गया, तो डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे आप? डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, इस पॉइंट से लिए A, यहाँ से B, B से C, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सिर्फ इतना ही। टाइम कितना लगा? दोनों के लिए सेम। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक के था 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के था 3 मीटर। ओके, तो अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग कैसे होगा ये देखो। यहाँ 2 और 3 गया और फिर 3 आया, मतलब 3 + 3 6 + 2 8 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने सेकेंड में? से 2 सेकेंड में। अब आपने यहाँ सिर्फ डिस्टेंस लिया है तो डायरेक्शन का लेना देना नहीं, इसीलिए आपका एवरेज स्पीड क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। वही अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, तो 2 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। आ गया दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। आगे भी इसकी डायग्राम्स और उसका एलेब्रेशन दिया है, देखते हैं उसको, लेकिन वो देखने से पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P to Q along a straight road. So let's make a straight road from point P to point Q. ये क्या? In 10 minutes. यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए इसको समय लगता है 10 मिनट। ओके, देन टर्न बैक एंड रिटर्न टू पॉइंट R.
विच इज मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये आर में यहाँ तक के जाके वापिस आए। आफ्टर फर्दर 4 मिनट्स, ओके, यहाँ तक के आने में 4 मिनट का समय लगा। इफ पी क्यू इज 1 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है भाई, स्पीड के लिए फॉर्मूला आएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आता है आपका व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो पहले समझाया उसी से ये वाला प्रॉब्लम आया है, काफ़ी आसान है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10, पी क्यू 1 किलोमीटर है, और यहाँ से आधे बीच में ही है, मतलब ये 0.5, तो टोटल डिस्टेंस कितना 1.5। जाने के लिए 10 मिनट, आने के लिए 4 मिनट, तो कितने लगे 14 मिनट का समय। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.107 किलोमीटर पर मिनट। तो 0.107 किलोमीटर डिवाइडेड बाय पर मिनट मतलब 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाइड बाय 60 करो, ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 60 करो। 1 मिनट इंटू 60 हो गया 60 मिनट, मतलब नीचे आ जाएगा पर आवर 1 आवर, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आ जाएगा 6.42 किलोमीटर, एंड दिस इज योर आंसर, 6.42 किलोमीटर पर आवर। नाउ कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अभी, 1 किलोमीटर गया, वापस आधा किलोमीटर आया, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा तो हो गया ये 0.5 किलोमीटर। समय कितना लगा, तो ये सारी हरकत करने में लग गया 14 मिनट। इसका डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करके आ गया ये किलोमीटर पर मिनट, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60, सेम चीज़ करेंगे तो किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड आ जाएगा। होप सो यू हैव अंडरस्टूड एग्जाम्पल 3.1 इन द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। काफ़ी आसान था ये, इसके जैसा पहले मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद वाले सेशन में लेट्स सी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में आते हैं जिससे हमें एनालिसिस करना होता है। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। सो ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। सो फिगर 3.1 ए शोज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, मान के चलिए कि आप ये ओ इस जगह पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड आपसे 5 मीटर दूरी बनाए रखा है। ठीक है, कोरोना का समय चल रहा है। सो 5 मीटर ये अगर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आप घड़ी देखते जा रहे हो तो आपने देखा कि 1 मिनट के बाद भी ये यहीं बैठा था, 2 मिनट के बाद भी आपसे उसका डिस्टेंस इतना ही बना, 3 मिनट के बाद भी आपसे उसका डिस्टेंस इतना ही बना। तो अगर आपका फ्रेंड रेस्ट कर रहा है, एक जगह पे बैठा हुआ है, तो आपसे उसका डिस्टेंस कंसिस्टेंट सेम रहेगा, समय आप कितना भी बिताओ। आप भी रेस्ट पे हो और आपका फ्रेंड भी रेस्ट पे है। सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अंडरस्टैंडिंग। हम तो रेस्ट ही करेंगे, ठीक है, हिलना डुलना है तो ये हिले डुले, लेकिन अब इस केस में ये भी रेस्ट कर रहा है। अब ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी या स्पीड की अगर बात करें तो कैसा बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो क्या आपके और उसके बीच में कोई डिस्टेंस बदला? जी नहीं, जितना था उतना ही रहा। तो देयर इज नो मोशन फ्रॉम हिज साइड, जीरो मोशन। तो 0 डिवाइडेड बाई टी दैट इज 0, मतलब वेलोसिटी क्या रही इस केस में, 0 आ गई। समझ आया? सो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। अनादर 3.1 बी,
ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब से 1 मीटर पर सेकंड। अगेन सेम एग्जांपल, आपका दोस्त आपसे यहाँ मिला, अब वो इस स्पीड से आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। 1 सेकंड बाद देखिएगा 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 सेकंड बाद 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल, 3 सेकंड बाद 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल, 4 सेकंड बाद 4 मीटर डिस्टेंस हो गया, क्योंकि हर एक सेकंड में 1 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। 5वें सेकंड में देखा तो आपसे इसकी दूरी हो चुकी है यहाँ से 5 मीटर। ये बन गया आपका ग्राफ और ये बना है। अब इस केस में वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो वेलोसिटी जो है भाई ये निकलता है चेंज इन एक्स। तो ये वाला यहाँ से ट्रायंगल ले लीजिए, और ये ट्रायंगल का जो ये एंगल बनता है स्लोप, यही होता है इसका वेलोसिटी। मतलब मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ यहाँ से और ये यहाँ तक, तो दिस विल गिव मी चेंज इन एक्स, और ये जो पोर्शन देता है नीचे वाला ये देता है चेंज इन टाइम। आपको यही तो चाहिए, चेंज इन एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इट शोज मी दैट वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अब इसी से जुड़ के फिगर 3.1 सी के ऊपर आएंगे। यहाँ पे भी पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, बट ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साइड जा रहा है। मतलब अब दोस्त आपको मिलने के लिए आ रहा है, घर पे था जब आपने घड़ी शुरू की, से 10 किलोमीटर्स पे थे, फिर 1 मिनट के बाद देखा तो कुछ डिस्टेंस कम हो गया, फिर और 1 मिनट के बाद देखा तो कुछ डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन आपको यहाँ ये पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी से 1 किलोमीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड के बाद आपने देखा ये 9 हो गया डिस्टेंस, 1 सेकंड के बाद देखा आपने ये 8 किलोमीटर पे पहुँच गया, और 1 सेकंड के बाद देखा तो और 1 किलोमीटर करीब आके 7 पे आ गया, और ये इस तरीके से आप तक क्या आ रहा है। सो ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ इस तरीके से पता चल रहा है, वेयर विद द इंक्रीज इन टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, और आप इसमें का ये वाला ट्रायंगल उठाइए या ये वाला ट्रायंगल उठाइए, ये कोई भी ट्रायंगल आपको इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू देगी, दैट इज चेंज इन एक्स विथ चेंज इन टाइम t। नाउ अगर हम लोग से पंखे की बात करें, ठीक है, पंखा, और अगर आपने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया A, और आप यहाँ हो तो ये यहाँ तक क्या आएगा, एकदम क्लोज, और इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ये यहाँ से इस दूरी पे चला जाएगा मैक्स, फिर पास आएगा घूमकर इसी दूरी पे, फिर और दूर जाएगा घूमकर इतने दूर। ये ए वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। तो जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मतलब मोशन विच इज टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो मोशन हो रहा है, जो मोशन पेंडुलम का होता है, तो मीन पोजीशन से दूर गया ए, फिर ओ पे आके फिर गया बी पे, फिर अगेन इस तरीके से। तो जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है उस केस में ये है। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 5 मीटर। नाउ आफ्टर 1 सेकेंड वो थोड़ा दूर चला गया आपसे, से 6 मीटर पे चला गया, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड है। फिर और दूसरे सेकेंड में वो वापस से आपके करीब आ गया। तो आप यहाँ हो, ये ऑब्जेक्ट
यहाँ जा रहा है फिर और आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है, तो ये टू फ्रो वाला मोशन है। और करीब आ गया 5 मीटर पे, फिर और तीसरे सेकेंड में ये और दूर चला गया, फिर और पास आया। सो ऑब्जेक्ट व्हेन परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉट द सेम मोशन। सो समटाइम इज गो थोड़ा दूर, फिर बहुत दूर, फिर थोड़ा पास, फिर बहुत पास। ठीक है, टाइम आपने फिक्स रखा है, लेकिन वो टाइम में आप बता नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो इस केस में क्या है कि जैसे t1 इस टाइम पे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट x1 इस पोजीशन पे था। अब बहुत आपने समय देखा और t2 के बाद में फिर ये थोड़ी सी मूवमेंट हुई, उसके बाद में t3 ये वाले पॉइंट पे आपको एक कंसिडरेबल अच्छी मूवमेंट मिल गई। तो ये t3 आपने जब टाइम देखा तो x3 इतना मूवमेंट मिला, और फिर थोड़ा सा और t4 थोड़े से समय के बाद में मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया। से 5:03 पे ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे था, फिर 5:05 पे ये 6 मीटर तक के ही गया। अंडरस्टैंडिंग? फिर उसके बाद में 5:15 पे आपने देखा तो ये एकदम 10 पे चला गया था, और फिर 5:16 पे आपने देखा तो ये और 15 पे मूव हो गया था। तो हम कंसिडरेबली बता नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर एवरेज कैलकुलेट करना पड़ा तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? t1 t2, सो वेलोसिटी इक्वल टू t1 पे कितना डिस्टेंस है x1, t2 पे कितना है आपका x2, सो x2 माइनस x1 विल गिव मी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, and t2 minus t1 will give me total time taken to cover that much distance. So AB ये t1 और आपका t4 इसके बीच का एवरेज वैल्यू बता रहा है। फिर अगर मुझे थोड़ा और एक्यूरेसी से पता करना है तो मैं डिस्टेंस कम करते जाऊंगा, सॉरी टाइमिंग कम करूंगा। सो टाइमिंग जैसे ही मैंने कम कर दिया, जैसे t2 और t3 इनके बीच का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दिस इज़ कंसिडरेबली मोर एक्यूरेट कंपेयर टू ए और बी का डिस्टेंस। और ये ए बी से सी डी के साइड जैसे जैसे मैं खींच के इस जो मोशन की ये वाला पाथ है, इस पाथ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सेम लाइन लेके आ जाऊं, ये ए बी सी डी ये पी क्यू के पैरेलल है, तो पी क्यू जब इस पॉइंट पे आ जाता है तो पी क्यू पे मुझे ये टी नॉट इस टाइम पर जो वेलोसिटी मिल रही है, या ये जो स्लोप है इस पूरे ग्राफ का, ये स्लोप मुझे देता है टी नॉट इस पॉइंट पे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो प्रैक्टिकली एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाय फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आई मस्ट अप्लाई लिमिट व्हेन टाइम टेंड्स टू 0, जब टाइम धीरे धीरे टाइम के बीच का जो डिफरेंस है ये कम होता जाए। और टी नॉट ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके आगे और पीछे मतलब डिफरेंस का कोई सवाल ही नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपको जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो डिस्टेंस ट्रैवल अगर पता चल जाए, आइदर बाय स्लोप ऑफ पी क्यू वी विल गेट लिमिट t tends to 0 x2 minus x1 where change the value of distance traveled with respect to the time covered. Understanding? So this was the most interesting part about the graphical study of motion. It do takes some time but worth है। जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन एक बार अगर आपको ग्राफ से समझ में आने लग जाए तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट थिंग कि नाउ इन ईच केस हमने डिस्टेंस देखा, टाइम देखा, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से हमने वेलोसिटी भी पता करने की कोशिश की, विच इज़ यूजुअली स्लोप ऑफ द पर्टिकुलर। अब जैसे यहाँ पे इसका कोई स्लोप ही नहीं तैयार हो सकता, इसीलिए 0 रहेगा इसका स्लोप, इसीलिए वेलोसिटी 0 है।
Okay, so this thing can gradually go on to the next formula, that is acceleration. So when we talk about acceleration is equal to v2 minus v1, that is v minus u, that is final velocity minus initial velocity upon time taken, एज हम अगर टाइम को लिमिटेड कर दे या टाइम के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे कम करते जाए इस तरीके से कि टाइम का डिफरेंस लगभग ज़ीरो हो जाए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें एक्सेलरेशन मिलता है. एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट लिमिट t टेंड्स टू 0 change in v. So delta shows change in v. So change in v, that is v minus u or v2 bar minus v1 bar divided by change in time. Understanding? Such that time should be go on to the 0 या टाइम डिफरेंस 0 हो जाए. टाइम 0 नहीं होना चाहिए, टाइम के बीच का डिफरेंस 0 होना चाहिए. और इसी को आप चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस में होना चाहिए, वेलोसिटी में, इस तरीके से भी बताते हो, दैट इज डेरिवेटिव. So basically here are the three graphs which we are having, that is 3.2a when object move with constant velocity. Okay, so अब इस समय हमारा x का नहीं है, यहाँ ग्राफ आ चुका है वेलोसिटी v का. So velocity versus time. So when I checked my motorbike, it did had 60 किलोमीटर पर आवर का मार्क. जब मैंने घड़ी देखी 5:10, 5:15 पे अगेन आई सॉ गाड़ी का काटा, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर ओडोमीटर में. और अब इस केस में एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सो एक्सेलरेशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इट इज 0 divided by, although there is change in time but it goes on to 0, so there is no change in velocity, that's why acceleration in this case is 0. When object move with the constant velocity there is no change in velocity and that's why upper value 0 होने की वजह से overall value 0 हो जाती है. Understanding? So this is the first interpretation or interpretation of first graph. Another thing which is here is figure 3.2b. It do shows object is moving with a velocity along positive x-axis. So along positive x-axis velocity with uniform acceleration along the same direction. Okay, so at time t1 velocity say घड़ी में बजे है 5 और गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. घड़ी में बज गए 6 और गाड़ी की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर. सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? 60 माइनस 50, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 1 आवर. सो इट इज 10 kilometer per hour by hour, that is 10 kilometer per hour square. Now as acceleration is uniform, if so t3 इस टाइम पे ये और 10 किलोमीटर पर आवर से आपका वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए 1 घंटे के बाद. मतलब आई कैन इजीली से कि 7 बजे इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर. एंड टू क्रॉस चेक 70 माइनस 60 10 डिवाइडेड बाय 7 में से 6 गए 1 घंटा. सो 10 किलोमीटर पर आवर in 1 hour. Understanding? So this is the interpretation of second graph. While third graph, that is figure 3.2c, shows that object is moving with a velocity v with a negative uniform acceleration. In this case also the marking thing is uniform acceleration and uniform acceleration. The same graph which is going to the upward direction will now do comes in the downward direction.
सो इसे हम डी एसेलरेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये है एसेलरेशन, बट नाउ इट इज रिड्यूसिंग। सो वेलोसिटी जो है ये आपकी इस केस में अलग हो जाएगी। 7 बजे आपने देखा कि 70 किलोमीटर पर आवर है, 8 बजे ये 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और 9 बजे ये हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। सो इन दिस केस ऑल्सो वी आर गेटिंग इट। सो एक्सेलरेशन इन दिस केस इज नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्यों बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? पीछे भी हमने देखा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूविंग वेलोसिटी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन या नीचे डाउनवर्ड साइड में जब भी ग्राफ आता है, भैया फॉर्मूले में आपके दिया है फाइनल माइनस इनिशियल ना। सो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस? ये पहली वाली केस में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 60 माइनस इनिशियल क्या थी? 70 डिवाइडेड बाय समय, टाइम तो आपको पॉजिटिव में ही लेना पड़ेगा। तो 8 माइनस 7, 1 घंटा लगा भाई ये बदलाव होने में। बदलाव क्या हुआ? नेगेटिव 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये नेगेटिव सिंबल जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। और कितने से कम हो रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। ये मैग्नीट्यूड है, इतने से एवरी आवर में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कम हो रही है, ये बताना चाहते हैं। सो आई डू थिंक सो by these graphs you do understand it in the very well manner. Now moving again to the non uniform acceleration के अंदर, क्योंकि हमने जिस तरीके से यूनिफॉर्म की बातें की थी इन वेलोसिटी, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म भी वेलोसिटी के बारे में हमने पता किया था, या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। why it is an interesting thing? Because while riding bike, रोड देख के, मूड देख के तुम इसका इस्तेमाल करते नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसने एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रखा था? अरे गाड़ी जैसी खुला रोड दिखा, एक्सेलरेटर घुमाया, एक्सेलरेटर घुमाने से वेलोसिटी सडन चेंज। सो T1 पे तुम्हारी वेलोसिटी ये थी, T2 पे वेलोसिटी कुछ अलग ही होगी। अब ये तो थोड़ी सी वेलोसिटी, ये वाला जो पार्ट है ना भैया, ये वाला पार्ट तो 0 से लेके T1 तक के, ये तो घर से गली तक के निकलने का। फिर कुछ पहचान के लोग रहते इसीलिए एरिया में से निकले, तब तो T1 टू T0 पे पहुँचे, और T0 से लेके जो दौड़ाई गाड़ी ये मेन रोड पे आने तक के। उस समय तो एक्सेलरेटर पे ही हाथ था। तो अब इस केस के अंदर, जैसे अगर हम प्रीवियस फिगर के बारे में भी बात करें, तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो एरिया कवर हम लोग कर रहे हैं, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, जिससे हमने फॉर्मूला भी निकाला था, ठीक है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर याद होगा तो क्लास 9 का फॉर्मूला है, तो कैसे निकाला था भाई ये? तो ये यहाँ से निकाला था, ये ट्रायंगल का एरिया आया था ए टी स्क्वायर हाफ, ये ट्रायंगल है ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर ये आया था, और ये इसका एरिया जो था ये था u, ये था यहाँ पे था t आपका, और ये था u, सो यू टी, ठीक है, प्लस फिर ये यहाँ पे आपने फॉर्मूला डिराइव किया था। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था ना लॉन्ग लाइन, ये था। तो इस केस में भी जो ये आपको कलर्ड रीजन बता रहा है, दिस कलर्ड रीजन डू हैव अ सेंस। क्या सेंस है? तो यहाँ पे भी ये जो कलर्ड रीजन है, इसका जो एरिया है आपका, this area shows what that is, इसको आप थोड़ा बुक से भी कंपेयर कीजिए, that T1 to T2 इस दौरान चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसका इंटीग्रेशन लेना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन लेना है? यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे इतना बड़ा बदलाव हो रहा है और ये कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके बारीक बारीक फ्रैगमेंट कर देते हैं, छोटे 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 टुकड़े करते हैं, और ये हर छोटे छोटे टुकड़ों की वैल्यू निकाल के उसको सम अप करना, मतलब योर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना बोलते हैं ना, मतलब सब चीज़ों को एक साथ में जोड़ना। तो यहाँ T1 टू T2 के बीच में इस तरीके की ये बैचेस बनेंगे, और
ये स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हुई है। अब यहाँ पे जैसे ये टोटल कर्व दिख रहा है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बोल के एक रेक्टेंगल ही बनता है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। सो दैट्स वाई फिर इसका एरिया निकाला, फिर यहाँ से एक छोटा सा इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, तो दैट इज़ कंसिडरेबल गुड एरिया कंपेयर टू द ये रफ एरिया जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ये जो T1 टू T2 के बीच में का एरिया है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन T1 से शुरू किया T2 तक के ख़त्म किया, क्या चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dt। नाउ so T1 to T2, but what is velocity? Velocity is rate of change of displacement, so dx by dt, so ये यहाँ पे कर दिया dx by dt, यहाँ से dt by dt कैंसिल हो गया, so इंटीग्रेशन T1 T2 विथ रिस्पेक्ट टू dx हो गया। अब dx अगर आया है इंटीग्रेशन dx T1 T2, so ये सॉल्व होके होगा x प्लस सी, सो कांस्टेंट हटा के सिर्फ अगर यहाँ x पे मैं अपर वैल्यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर पुट करूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे रख के हो जाएगा T2 और माइनस किया जाता है लोअर वैल्यू से, दैट इज T1। सो x T2 माइनस x T1 मतलब डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम T2 हुआ माइनस डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम T1 है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है T2 पे ये पता करो और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है T1 पे ये पता करो, और उन दोनों का डिफरेंस विल गिव यू द एरिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम T1 टू T2। सो ये जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विच आर जो हमने पहले देखे उसके जैसे ही है। सबसे पहला वाला पॉइंट है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। अगर रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा ये वाला लीनियर होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एरिया जो भी बनेगा जैसे ऐसा गया तो ये जो इसके बीच का जो ये एरिया रहेगा, सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी एंड दिस इज व्हाट टाइम। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टू इंस्टेंट, दैट इज यहाँ पे ले लिया T1 और यहाँ पे ले लिया T2, will give the displacement of the object during the time interval. So what area shows? Area shows displacement। और इसके पहले वाले भी फॉर्मूले में हमने देखा है, कहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसके नीचे का जो ये एरिया रहेगा दिस एक्चुअली शोज डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इट हैपेंड इन क्लास 9th, रिमेंबर। आगे स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। सो दिस ट्रायंगल का जो ये स्लोप तैयार होगा थीटा, ये बताएगा हमको एक्सेलरेशन। सो दिस थीटा इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अंडरस्टैंडिंग? अगर ये मुझे स्लोप पता करना है थीटा, थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। अपोजिट में क्या चल रहा, वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट में क्या आएगा, टाइम का ग्राफ है ना, तो t2 माइनस t1। सो जब ऊपर वेलोसिटी का चेंज और नीचे टाइम का चेंज आ गया तो ये क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन ही देगा ना। अंडरस्टैंडिंग? सो स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। बहुत ज़्यादा इसको दिमाग के ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू लुक इनटू द माइन्यूटनेस ऑफ द थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों को तरीके से समझने की कोशिश करो, अगर तो ये सारी पुरानी बातें रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर बात करें, मतलब अगर कोई ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, उस केस में तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर है, ये दिख रहा है यहाँ पर। सेकेंड, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन द टू इंस्टेंट्स T1 एंड T2 गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ये सेम पॉइंट है सेकेंड वाला। ये यहाँ से भी पता चल गया हमको भाई कि एरिया जो नीचे वाला है ये एक्चुअल क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है जब ऑब्जेक्ट T1 से T2 तक के मूव कर रहा है। थर्ड बात क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। अब इस केस में तो आपका ट्रायंगल परफेक्ट बन रहा था, इस केस में कैसे बनाओगे, तो इस केस में क्या करते हैं कि पॉइंट ए बी लिया और ये वाले पॉइंट ए बी को धीरे धीरे जैसे हम ग्राफ के साइड में इधर खींचेंगे तो सी डी एक लाइन ऐसी पास होगी जो बनती है टेंजेंट टू दिस ग्राफ,
टेंजेंट मीन्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इस सिंगल पॉइंट से पास होने वाली जो टेंजेंट है उससे अगर हम टाइम पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमें इस पर्टिकुलर टी नॉट इंटरवल के ऊपर क्या पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी एक्सेलरेशन की, ये बताएगा। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो ग्राफ पे लाइन जा रहा है उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा उस स्लोप से पता कर सकते हैं। एंड व्हाइल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व द ओरिजिन ऑफ वेलोसिटी एक्सिस दैट इज वीटी ग्राफ मस्ट बी ज़ीरो। तो अगर हम ये एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं तो जहाँ से ओरिजिन ऑफ वेलोसिटी हो रही है तो वहाँ पे ये हमको ज़ीरो कंसिडर करना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई इन एवरी ग्राफ यू आर हैविंग 0 0 0। ओके, सो दिस वॉज द थिंग यहाँ हमने देखी है। Now let's move on the concept of class 9th. So equation of motion under uniform acceleration। बच गए, सिलेबस के अंदर मेजरली आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। तो शुरुआत में जब घर से निकले तो ओरिजिन पे आप थे। अब समय भले ही नहीं बीता लेकिन आप कुछ कदम चल लिए। अब ये थोड़ा सा एब्रप्ट केस है, ठीक है, दैट you have already walked certain distance u when time was 0 and after that you have changed your position. So derivation of equation of motion for motion with uniform acceleration। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में जो तीन फॉर्मूले आपके a इक्वल टू यू प्लस ए टी सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा फर्स्ट, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय हार्ट होने चाहिए, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लास 9 के ही है, सेम डेरिवेशन क्लास 9 में भी यूज़ किया है। एक्सेलरेशन क्या था भाई, एक्सेलरेशन था स्लोप। अब ये स्लोप कैसे तैयार हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के चेंज इन वेलोसिटी होगी आपकी, टोटल यहाँ पे v है यहाँ पे u है, सो ये इतना पार्ट हो गया v माइनस यू और t माइनस 0 दैट इज टाइम। सो a इक्वल टू स्लोप थीटा, थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट आ गया v माइनस यू अपॉन t माइनस 0 दैट इज v माइनस यू बाई टी। सो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ये इधर गया तो हो गया ए टी इक्वल टू v माइनस यू, फ्रॉम हियर v इक्वल टू u पॉजिटिव होके इधर चला जाएगा 80। समझ में आया। सेकेंड चीज़ हमने डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो भी ये स्लोप है इसके नीचे का ये जो पूरा एरिया रहेगा ना, ये एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया s से बताना शुरू करो। और अब ये पूरे जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ओ ए बी सी डी ओ, ठीक है, या आप ओ ए बी डी ओ ऐसे कंप्लीट कर सकते हो उसको। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये बन गया एक ट्राइंगल और दूसरा आ गया ये एक रेक्टेंगल, ठीक, जम जाएगा। अभी किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ये तो मुझे पता था v माइनस यू है इतनी हाइट और ये वाला टाइम आ गया t। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू वी माइनस यू हाइट इंटू बेस क्या है t माइनस 0 दैट इज t, प्लस इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के तो हाइट इसकी u थी तभी तो यहाँ पे कम की, तो u इंटू टी, तो ये हो गया यू टी। अभी ये वाले फॉर्मूले से देखो, ये v माइनस यू क्या आ गया, a इंटू टी, v माइनस यू यहाँ से क्या आया, ये a इंटू टी हो गया ना, बस यही ए टी यहाँ पे पटक दो। तो अब हाफ ए टी इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर और ये यू टी, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ईजी है। अभी थर्ड फार्मूला दैट इज हमको करना है रीअरेंजमेंट।
तो अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो s इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना, तो वहाँ से ये वाला फॉर्मूला है। नाउ इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, तो जो फाइनल वेलोसिटी है प्लस इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो एवरेज आ जाएगा। सो v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 किया आपने। नाउ इन दिस केस वन थिंग हैपेंड इज कि यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम को लेके गड़बड़ हुआ। टाइम यहाँ से क्या हो गया, टाइम यहाँ से हुआ v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो अब ये v माइनस यू डिवाइडेड बाय a हो गया आपका टाइम, और v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2 ये तो पहले से था। अब v प्लस यू और v माइनस यू बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो दिस डू हैपन्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टॉइस as। डू प्रैक्टिस, ये ग्राफ बना के इसको अगर आप 2-3 बार बना कर देखेंगे तो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू, और ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको बहुत जगह अप्लाई होने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आपको ये 3 फॉर्मूले आएंगे, जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव g, और अगर नीचे आएगा तो नेगेटिव g, ठीक है। लेकिन ये 3 फॉर्मूले, इनके डेरिवेशंस याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल, लेट्स सी। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड। आ गया यहीं पे जान खाने, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया ना तो ये पॉजिटिव जी आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो अर्थ का ही लगेगा ना। क्या है वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज ही लेके चलते हैं अभी तो एक पत्थर ऊपर फेंका फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। तो चलो आपको वेलोसिटी भी मिल गई 15 मीटर पर सेकेंड, जी मिल गया in terms of acceleration. At the same instant a ball is dropped from a point directly above the stone from a height of 30 meter. बड़ी मस्ती चल रही। 30 मीटर इस हाइट से नीचे से लड़का पत्थर फेंकता है और उसी समय ऊपर वाला बॉल फेंकता है। At what height from the ground will the stone and ball meet? एंड आफ्टर हाउ मच टाइम। कमाल है। कैलकुलेशन के लिए सुविधा कर दी है कि जी की वैल्यू 9.8 मत लो, 10 मीटर पर सेकेंड लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो भाई सबसे पहला तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये दोनों ना जैसे उसी समय अगर फेंका है ये टी टाइम और ये भी टी टाइम लेगा, से टी नॉट टाइम या टी नॉट टाइम ले रहा है। जैसे ये अगर 5 मिनट में इस साइड तक के पहुंचेगा और ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक के आएगा। लेकिन भैया दोनों को मिलने के लिए समय तो सेम लग रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले भर लो। फिर लेट अस एज्यूम दैट द स्टोन एंड द बॉल मीट एट आफ्टर द टाइम टी नॉट, ठीक है। एंड डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, ज़्यादा कर सकता है, ये कम कर सकता है, ये ज़्यादा ये कम कर सकता, तो ये हमको पता नहीं है, लेकिन नॉट डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। सो स्टोन के लिए क्या रहेगा, तो स्टोन की वेलोसिटी तो आ गई 15t, तो यहाँ s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये 15 रखा है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पत्थर की, इंटू टी नॉट इतना टाइम लगा उसको दौड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए। अभी हाफ रख दिया। एक्सेलरेशन कैसा वर्क कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इसीलिए माइनस जी और टी नॉट का स्क्वायर। समझ में आया। दूसरी केस में बॉल जब ऊपर से फेंका, तो ऊपर से फेंकते वक्त बॉल को आपने वेलोसिटी बिल्कुल नहीं दी, सिर्फ ऊपर से छोड़ दिया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या हो गई, 0। तो बॉल को जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉल ने, वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 होने की वजह से पूरा पार्ट 0 होता है। और बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पॉजिटिव अप्लाई करेगी, तो हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। अब जब ये दोनों मिल रहे हैं, इसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई और इसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन दोनों ने मिलकर 30 मीटर का डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, तो ये 30 आ गया। बस
अब क्या है, जी की वैल्यू 10 रखो, यहाँ पे टी को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालो, तो ये आ गई 2 सेकेंड। आपको ये कर देखना है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम ग्राउंड द स्टोन एंड द बॉल मीट। तो ग्राउंड से लेके हाइट पूछी है, तो स्टोन की हाइट निकाल लो, तो ये 10 मीटर निकल गया इसका, मतलब स्टोन और बॉल 10 मीटर इतने हाइट पे मिलेंगे। और आफ्टर हाउ मच टाइम, तो ये तो पहले ही निकल गए यहाँ से, कितना, 2 सेकेंड के बाद ही मिल रहे हैं तुरंत। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वॉज द ऑल ओवर द पॉइंट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, और टाइमिंग के रिलेट में आपको वेलोसिटी मिली पहले, वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी की मदद से देन हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट, स्लोप की मदद से एरिया फाइंड आउट करना, ये वाली चीज़ें देखी, जिससे लॉज ऑफ मोशन देखे हैं थी। लॉज ऑफ मोशन के बाद में यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम देखा है। सो दिस वाज द पार्ट। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ 3.2। सो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कॉन्सेप्ट से आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। अब देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, डॉपलर इफेक्ट में भी ये बहुत काम आएगी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि जो भी आप देखते हो ना, ये एक विजन का पार्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप अर्थ पे खड़े हो और आप ए हो और आप बी चीज को देख रहे हो। सो व्हाट यू आर थिंकिंग, दिस इज नॉट इन मोशन, व्हाट बी इज थिंकिंग इज नॉट इन मोशन, क्योंकि दोनों एक जगह पे खड़े हैं। लेकिन एक सर्टन पर्सन एक्स कहीं दूर अंतरिक्ष अगर आपको देख रहा है, तो आप दोनों अर्थ पे गोल 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 घूम रहे हो। तो अभी यहाँ हो, बाद में यहाँ रहोगे, तो अकॉर्डिंग टू सी यू आर इन मोशन। तो ऐसा होता है, हम लोग ना बहुत बार किसी चीज़ को लेके जब सोचते हैं तो हमारा अपना एक विजन बन जाता है, हाँ ये ऐसा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बात वैसी ही हो। अंडरस्टैंडिंग? सो रिलेटिविटी बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स सी व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का आपके साथ बहुत बार केस हुआ है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, सो लेट्स से दिस इज योर ट्रेन, एंड इफ ट्रेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन जब पास हुई तो ऐसा लगा कि ये कितनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही है। तो स्पीड ऑफ बी, ये वर्ड ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के नजरिए से बी की वेलोसिटी क्या है ये पता करनी है। तो अगर ये अपोजिट जा रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पे तो दे हैव गिवन अ फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको अलग भी ट्रिक बताऊंगा। सो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटीज। सो वी ए minus VB, but in this particular case this VB velocity है, A की जो डायरेक्शन की रहेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये VA माइनस VB हो जाएगा मैग्नीट्यूड अगर मैं लूँ तो, और ये आता है VA प्लस VB। शायद इसीलिए अगर आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और ये गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको ये 70 प्लस 80 मतलब 150 किलोमीटर पर आवर ऐसा लगेगा। सेम फॉर बी, ठीक है, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी के नज़रिए से ए की वेलोसिटी कितनी है, तो 80 माइनस 70, बट 70 का डायरेक्शन 80 के अपोजिट है इसीलिए माइनस, तो इसीलिए 80 प्लस 70 दैट इज 150। अंडरस्टैंडिंग? इसी केस में अगर ये आपकी
गाड़ी है ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की आपको अगर क्रॉस करे, 80 से कम वाली तो क्रॉस नहीं करके आगे बढ़ेगी। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो यहाँ पे 100 माइनस 20 सॉरी 80 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो ए में बैठे हुए आदमी को बी की जो वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर लगेगी और बी में बैठे हुए आदमी को ए की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर लगेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आइंस्टाइन आने के पहले ये वाला रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और ये था भी तो लोकल चीज़ों को लेकर, लेकिन ये स्पेस साइंस के अंदर अप्लाई करके उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की, जिससे हमें स्पेस को समझने में बहुत हेल्प हुई। इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक चीज़ अभी ये क्लियर है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, मतलब ए की बी के नज़रिए से कितनी होगी, तो वी ए का जो है उसमें से वी बी माइनस कर देना है। और वेलोसिटी इसलिए डायरेक्शन लगाना मत भूलना वरना आंसर गड़बड़ होगा। एक प्रॉब्लम देखते हैं जिससे आपको इसकी क्लियरिटी आ जाए। ओके, सो एग्जाम्पल 3.3 सजेस्ट अस दैट एरोप्लेन ए, ओके सो ये बन गया भैया आपका एरोप्लेन ए, अपने ऐसे ही सिंपल सिंपल रहेंगे। सो एरोप्लेन ए इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये सारी चीज़ें अर्थ के इर्द गिर्द हो रही है। तो अर्थ पे जो खड़ा इंसान है वो अगर देखेगा तो उसको ये वाली वेलोसिटी कितनी लगेगी, 300 किलोमीटर पर आवर। ओके, अनदर एरोप्लेन बी इज ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है 350 किलोमीटर पर आवर, ये बी वाला। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी क्या है रिलेटिवली, किसके रिस्पेक्ट में, बी में, मतलब बी का बंदा अगर ए वाले प्लेन को देखेगा तो ए की वेलोसिटी इसे क्या लगेगी। तो एक तो बड़ा आसान जो मैंने बताया कि इसमें बैठे वाला अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 350 प्लस 300 कर देना, तो ये आ गया आपका 650, मतलब बी वाले को ए की वेलोसिटी 650 लगेगी और ए वाले को भी बी की वेलोसिटी 650 ही लगेगी। इतने तेजी से एक दूसरे से पास से जा रहे हैं ऐसा लगेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे किया, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिलेट में करना पड़ता है तो वो वी ए माइनस जिसमें से देख रहे हो वो माइनस करना है तो वी बी, वी ए माइनस वी बी। सो वी ए का था आपका 300 माइनस 350, लेकिन 350 को निगेटिव साइन दिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होके हो गया आपका 650 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये प्रॉपर लिखने का तरीका हो गया और ये एमसीक्यू वाला पैटर्न। अब तीसरा एक अलग केस बोला है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ अ थर्ड एरोप्लेन सी मूविंग पैरेलल टू ए। ठीक है भाई, ये नीले कलर से बना है, इसी के पैरेलल में ये जा रहा है। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी इट्स गिवन अ रिलेटिव टू द अर्थ इफ इट हैज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यहाँ पे ये अगर इसके पैरेलल जा रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी है, 100। So you have VCA, that is relative velocity of C with respect to A is equal to 100. This is VC minus VA equal to 100. VC don't know, VA 300, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं। VC इक्वल टू 300 इधर जाके हुआ पॉजिटिव, सो 300 प्लस 100 एंड यू आर हैविंग 400 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी हैड स्टडीड इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के
जो एक स्मॉल जहाँ से शुरुआत होगी। Welcome to the session 3.3, that is motion in two dimensions or motion in plane. From here your actual chapter gets start. So motion in two dimension और motion in plane, चलो प्लेन से इसके पहले वाला एग्जाम्पल प्लेन का ही लिया था, इसीलिए एरोप्लेन लेते हैं। एरोप्लेन का मोशन कैसे होता है? ज़मीन पे और फिर धीरे 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 ऊपर। ओके, तो अब ये नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन हम यहाँ से ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एरोप्लेन का मोशन है। और एरोप्लेन अगर हम एक बड़ा एक्स और वाई एक्सिस तैयार कर दे तो हर एक लोकेशन या हर एक पोजीशन हम इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअल पॉइंट इज। सो व्हाइल स्टडिंग द मोशन इन टू डायमेंशन वी डू रिक्वायर सारी डेफिनेशन जो पहले की है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन सब डेफिनेशन सेम रहेगा। जो हमने इसके पहले पढ़ा है, व्हाट विल बी द थिंग विच इज गोइंग टू चेंज, दैट एवरी पोजीशन अब हमें वेक्टर से बताना पड़ेगा। वाई विद द हेल्प ऑफ वेक्टर? बिकॉज वेक्टर हेल्प्स अस टू प्लॉट एक्स कोऑर्डिनेट पे आई कैप और वाई पे जे कैप। इसकी मदद से हम लोकेशन एक्चुअल ट्रेस कर सकते हैं, और वो जो लोकेशन रहेगी वहाँ से उसका मोशन कहाँ हुआ है वो भी कैलकुलेट कर सकेंगे, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसी से वेलोसिटी पता चलेगी। So basically, to understand motion in two dimension or motion in plane, you must be acquainted with the laws of vectors, जो हमारा हो चुका है। Let's begin with 3.3.1 average and instantaneous velocities. Now, to understand the velocity, velocity is what? Rate of change of displacement. So displacement के लिए आपको पोजीशन पहली और पोजीशन जो चेंज हुई है वो चाहिए with respect to the change in time. So let's take figure 3.4a, that is motion in two dimension. Here a object from position P go to position Q. So on x and y axis point P can be plotted with the help of position vector. So इसे हम PO लिखते हैं या OP लिखते हैं, ये एक्चुअली OP वेक्टर है। ओके, सो राइट इट एज OP वेक्टर। सो OP वेक्टर इज P के कोऑर्डिनेट माइनस O के कोऑर्डिनेट। एज O के कोऑर्डिनेट ओरिजिन रहने की वजह से 0 0 है। सो P लेट्स से यहाँ से अगर ये 2 डिस्टेंस है और यहाँ से ये 3 है तो विल बी रिटर्न एज 2i प्लस 3j। सो ये जैसे आप 2 किलो लेते हो तो 1 किलो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर अगर यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो आई से बताते हैं, और 2i मतलब 2 टाइम्स द यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग आई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड j डिनोट्स यूनिट डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। सो 3j डिनोट्स j और ये यहाँ तक के 3j। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट यहाँ पे डिनोट किए। अंडरस्टैंडिंग? नाउ सेम थिंग गोज ऑन विथ OQ। तो ये यहाँ से ऐसे कहीं से भी घूमते हुए गया है। अब इस केस में ना प्लेन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रहेगा और ये मिनिमम डिस्टेंस रहेगा बिटवीन 2 पॉइंट। सो पॉइंट Q को P के समान अगर मैं करूं तो क्या होगा? OQ, अगेन ओरिजिन से Q तक का ये, और यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अगर हमने अप्लाई किया तो वी विल कंसिडर कि ये OP से OQ और फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या। सो अगर ये वाला डिस्टेंस मैं अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक का Q तक का x2 कंसिडर करूँ, मतलब ये जो वेक्टर है ये x2 वेक्टर और
p का वेक्टर x1 वेक्टर अगर कंसिडर करूंगा तो ये मुझे रिजल्टेंट जो मिलता है ये मिलता है बेसिकली ट्रायंगल लॉ के अंदर होता क्या है, ये a है ये b है, तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पे a प्लस b होता है। तो आई डिडंट न्यू व्हाट हियर वाज, आई जस्ट ओनली न्यू कि दिस वाज x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर। सो यहाँ पे ये जो होगा ये वाला क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1, तब जाके इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, सॉरी आई डिडंट न्यू दिस, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, कोई तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट। वेक्टर देखो बच्चों ये a है, ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या होता है, ये वाला b रहता है और ये बनता है आपका रिजल्टेंट जो बताते हैं हम a प्लस b से। हमारे पास सीन क्या था, यहाँ पे है वेक्टर x1 और ये दूसरा बना है आपके पास वेक्टर x2 और ये हम नहीं जानते से t। सो x1 प्लस t मिल के बना x2, ठीक है, a प्लस b मिल के बना ab, तो x1 प्लस t तो हमको पता नहीं है, मिल के बना x2। तो यहाँ से ये जो t अननोन वेक्टर था ये क्या बना फिर x2 में से x1 वेक्टर माइनस। अंडरस्टैंडिंग ये कैसे आया है यहाँ पर, तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ये बुक में नहीं दिया है तो इसीलिए ये कंसिडर किया है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। सो x2 माइनस x1। अब ये तो क्या हो गया अभी आपका डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाय ये डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कुछ टाइम भी लगा होगा, सो t2 माइनस t1। सो t1 की केस में x1 पे था और t2 की पॉइंट पे वहां चला गया, कहाँ x2 पे। नाउ सो अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to change in time, but we know that कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं कैसे बताऊंगा, ये बताऊंगा x1 i प्लस y1 j, और जो मेरा x2 का पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशन कैसे बताऊंगा, तो ये x एक्सिस पे आ गया x2i प्लस ये y एक्सिस पे चला गया y2j। अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ व्हेन आई डू x2 माइनस x1 इन दिस केस i वाले कोऑर्डिनेट एक दूसरे को माइनस करेंगे और jj वाले एक दूसरे को माइनस करेंगे और यहीं से आपका बनाइए x2 माइनस x1 i, देखिए x2 माइनस x1 i कॉमन और फिर y2 माइनस y1 j। बोथ यहां से यहां तक के जाने के लिए x और y के रिगार्ड में ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब x ऑर्डिनेट के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके लिए टाइम इक्वल लगा है। सो t2 माइनस t1 से दोनों को डिवाइड करेंगे। अब अगर हम इसे देखें तो ये क्या हो गया, x1 के अलोंग हुआ डिस्प्लेसमेंट, सो x1 के अलोंग हुआ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये x1 के अलोंग एवरेज वेलोसिटी दे रहा है तो इसीलिए लिखा VAV दैट इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये तो कुछ मैग्नीट्यूड आएगा इसका और ये I बार बता रहा है अलोंग x एक्सिस। अंडरस्टैंडिंग। और ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो ये y2 माइनस y1 इट इज शोइंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन अलोंग y एक्सिस दैट इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा जब j से तब हमें कंफर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से सेपरेट कर लिया इसे, v एवरेज अलोंग x क्या था, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और v एवरेज अलोंग y एक्सिस क्या रही वेलोसिटी, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर ये एरोप्लेन सिर्फ ऊपर 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 जाता था तो इसका y एक्सिस के अलोंग y वाला कंपोनेंट
इंक्रीज होता था, x वाला कंपोनेंट घट जाता था। समझ आ रहा है? ओके नाउ अब इस केस के अंदर जब ये दोनों के दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं तब हमें अगर कैलकुलेट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ v एवरेज कितना होगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट ऑफ v एवरेज x का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर प्लस v एवरेज अलोंग y जो है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो ये वाला फॉर्मूला आता है अगर हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ पता करना है तो। और डायरेक्शन पता करना है तो क्या करेंगे? tan थीटा, सो थीटा विल शो एंगल और एंगल के अलोंग डायरेक्शन आएगा, तो tan थीटा क्या होगा इसका? v मैग्नीट्यूड में लेना है v एवरेज अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय v एवरेज अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ये वाले दो फॉर्मूले जो मैथ्स में काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ याद आने चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, या इस केस में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो सेम फॉर्मूला विल गोज ऑन, लेकिन इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी एवरेज के जगह क्या हो गई यहाँ पे आपकी? इंस्टेंटेनियस। जैसे ये इंस्टेंटेनियस हो जाती है तो क्या चेंज होगा फॉर्मूला में? ये हो जाएगा लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और जैसे ही ये हो गया तो ये काफ़ी माइन्यूट समय के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होता है, तो हम इसको लिख देते हैं d बाय डी टी विथ रिस्पेक्ट टू x बार। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। जैसे ही लिमिटिंग कर देंगे हम टाइम को नियर टू 0, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टाइम शुड बी वेरी मिनिमम। तो मिनिमम में कितना मिनिमम हो सकता है? क्योंकि जितना हम टाइम के बीच का गैप कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के बीच की एक्यूरेसी बढ़ेगी और इसीलिए वेलोसिटी जो है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें मिल रही है, इसीलिए उसे इंस्टेंटेनियस कह रहे हैं। तो लिमिटिंग t टेंड्स टू 0, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम कैन बी रिटन एज d by dt, दैट इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक, अभी ये जो x है ये x का कैसा करे? सो d by dx, वी नो दैट कि x की पोजीशन कैसी है? xi प्लस yj, ऐसे ही करेंगे। x क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x और अलोंग y लेंगे, तो ये आ गया आपका कि इस तरीके से। तो इसीलिए चेंज ऑफ x, तो ये यहाँ पे dt आएगा, सॉरी। सो अब इसे अगर मैं सेपरेट करूं तो व्हाट इट विल हैपन? dx i अपॉन dt प्लस dy j अपॉन dt, दैट इज पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे अलोंग x और अलोंग y जो चेंज हो रहा है ये वाला हमें पता चाहिए। अब ये क्या आ गया आपका? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। अभी इसका अगर मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू रूट ऑफ, जैसा इसका कैलकुलेट किया था, x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर की एडिशन करके उसका रूट लेना है। और tan थीटा क्या होगा? tan थीटा ये y वाला कंपोनेंट दैट इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। अभी इसको dy बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो जाएगा, dt बाय dx, कैंसल कैंसल, सो इट इज गोइंग टू y बाय dy बाय dx। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की केस में इट विल बी dy बाय dx एंड फॉर मैग्नीट्यूड dx स्क्वायर, dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर का रूट। अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द वेरी 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 बेसिक फॉर्मूले अलोंग टू डायमेंशन मोशन। एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि जैसे आप प्लेन डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे उस डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग का जो कंपोनेंट है जिसमें आई और जे जहाँ पे से वेक्टर आना शुरू हो जाएगा, वैसे फॉर्मूले बनेंगे और उसी के हिसाब से फिर आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमने वेलोसिटी देखी है तो इसके एक्सेलरेशन भी देखना ज़रूरी रहेंगे। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज, क्या है एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. So rate of change of velocity is known as acceleration. So in this case 3.3.2 average and instantaneous acceleration can be given by change in velocity component. अब वो जो आपने पोजीशन की वैल्यू देखी थी वहाँ पे आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की है, ये इस तरीके से यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वेलोसिटी से जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी रहेगी उसके वेक्टर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा है वो। नाउ इन दिस केस अगेन देखिए, जैसे ये बॉडी इस तरीके से गई, यहाँ पे इसका v2 पोजीशन या वेलोसिटी v2 थी, यहाँ पे v1 है, तो ये v2 भी क्या है, अलोंग x और अलोंग y डिफरेंशिएट की जा सकती है इसको, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, v2 कैन बी रिटन एज v2x I कंपोनेंट प्लस v2j और yj कंपोनेंट, और ये v1 का भी v1xi कंपोनेंट प्लस v1j अलोंग y कंपोनेंट, ठीक। तो ये जो 2x या ये यहाँ 1x, ये 2y, ये 1y, ये जो बताया है ये वाले इसके कंपोनेंट हो गए, और i और j क्या बता रहा है, अलोंग x और y एक्सिस के, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे v2x मैग्नीट्यूड है, v1x मैग्नीट्यूड है, ये x डायरेक्शन के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है इसका डिफरेंस आ जाएगा। सो जब हम v2 माइनस v1 बोलेंगे तो सेपरेट कैसे करेंगे इसको, i मतलब x डायरेक्शन के अलोंग जो v2 का कंपोनेंट है माइनस v1 का कंपोनेंट है, दैट इज v2x माइनस v1x डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, प्लस इसमें क्या होगा, अलोंग y एक्सिस के अलोंग जो v2 का कंपोनेंट है दैट इज v2y माइनस v1y डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अंडरस्टैंडिंग। फिर अगेन अगर इंस्टेंटेनियस नहीं लेना है एवरेज, तो एवरेज की केस में क्या था, सिंपल इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन एवरेज इक्वल टू x एक्सिस के अलोंग दैट इज i कंपोनेंट के साथ में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है दैट इज v एवरेज x अलोंग x एक्सिस दैट इज i से बताया, और v एवरेज y अलोंग j एक्सिस। इसके प्रॉब्लम जितने हम सॉल्व करते जाएंगे उतना ये ज़्यादा आसान होते जाएगा। अब इस केस में जब ये दो कंपोनेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ x एक्सिस का स्क्वायर या x एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर का सम करके उसका रूट लेना है। और इसका अगर एक्सेलरेशन का मुझे एंगल पता करना है थीटा, तो ये अगेन फिर इसका जो y वाला कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो v y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है डिवाइड बाय x एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो। अंडरस्टैंडिंग। नाउ इन दिस केस ओनली इफ इट विल से कि एक्सेलरेशन पता करो, तो आपने बोल दिया चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ओके। बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या रहेगा, तो लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कैन बी रिटन एज dv अपॉन dt, but this dv by dt can be written as d divided by dt, but velocity itself can be written as dx upon dt। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, d2x upon dt, और सिंप्लीफाई कैसा होगा, xi और j के अलोंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो d2xi प्लस xj अपॉन dt सेपरेट करो, सो d2x
along I upon dt plus d2x j along dt। अब इस केस में अगर जाएंगे, ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कंपोनेंट क्या हुए, कंपोनेंट हो गए d2x अपॉन dt, d2x अपॉन dt along I और j। तो यहाँ से एक हमारी गड़बड़ हुई है। ये गड़बड़ क्या है, I के अलॉन्ग तो x बताते हैं और j के अलॉन्ग y रहेगा, तो इस केस में भी यहाँ y आएगा। अब ये हो गए हमारे दो कंपोनेंट। अब इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस, तो जैसे इसका निकाला था वैसे ही अंडर रूट ऑफ x या I के साथ में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, दैट इज d2x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस ये वाला कंपोनेंट दैट इज d2y अपॉन dt स्क्वायर। ये यहाँ पे dt का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये दो बार dt है ना, तो ये dt स्क्वायर से लिखते हैं, सो dt स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब tan कंपोनेंट या फिर इसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो अगेन ये वाला d2y अपॉन dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2x अपॉन dt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, सॉरी d2x। सो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस का डिफरेंस। एक प्रॉब्लम लेते हैं, वो प्रॉब्लम से हमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक के प्रैक्टिकल वे में समझने में हेल्प होगी। देखो एग्जाम्पल 3.4, पोजीशन दी है 3 पार्टिकल्स की, ठीक है। तो एक पार्टिकल जैसे 5i प्लस 5j, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे है आपका 5i प्लस 5j, ओके। दूसरा जो पार्टिकल है इसमें दिया है 5ti प्लस 5tj, इसी जगह पे है, लेकिन 5ti प्लस 5tj। तो अब ये जो मैग्नीट्यूड है ना इसका, ये वाला मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तीसरा क्या कह रहे हैं, x3 इक्वल टू 5ti प्लस 10t स्क्वायर j। तो ये जो यहाँ पे आपको बता रहा है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड में वेरिएबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल, तो ये पार्टिकल की पोजीशन बताई थी, ये स्टार्टिंग में आपको पार्टिकल की पोजीशन बताई थी, लेकिन ये टाइम के हिसाब से मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे बताएंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ में अगर t आया है, मतलब तुम जैसे ही टाइम चेंज करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग। डिटरमाइन करनी है हर किसी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और वो भी ऐसा यूनिट में। करते हैं कोशिश। देखो सबसे पहले तो पोजीशन दिया है ना आपको 5i प्लस 5j, तो ये दिया है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या रहता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx बाय dt, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो आसान है, डेरिवेटिव अगर लेते आता है तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद में वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने के बाद में एक्सेलरेशन आएगा। इतना सिंपल है, समझ आया। प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। लेट्स स्टार्ट। पहला जो पार्टिकल है x1, 5i प्लस 5j, कर दो इसको d बाई dt। t है क्या यहाँ पे, दोनों जगह पे नहीं है, तो ये आया 0, ये भी आ गया 0, मतलब वेलोसिटी क्या है इसका 0। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0। समझ में आया। तो देखो वेलोसिटी dx1 बाई dt इट्स 0, सो x1 डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, मतलब ये हमेशा वहीं पे पड़ा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग। अब सेकेंड लेते हैं, सेकेंड पार्टिकल 5ti प्लस 5tj, वेलोसिटी क्या है इसका, सो dx बार बाई dt 5t का होगा 5i प्लस 5t
का होगा 5J। 5 तो बाहर आ गया ना, dt बाई dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है t 0 प्लस नहीं है t इसमें, इसीलिए 0। क्या समझे यहाँ ये समझे कि v2 वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड, तो लगा लिया। और डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन e2 0। समझ में आया? अब इससे इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है कि एग्जैक्ट वेलोसिटी कितनी है, तो रूट ऑफ ax या vx, यहाँ पे ये vx का टर्म रहेगा, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस ये इसका भी 5 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ यहाँ 25 प्लस 25 50, दैट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये रहा मैग्नीट्यूड। लेकिन इस वेलोसिटी से दौड़ किस डायरेक्शन में रहा, ये कैसे पता चलेगा? सो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, तो ये वी वाई वाला कंपोनेंट 5 अपॉन वी एक्स वाला कंपोनेंट 5, कैंसिल कैंसिल होके वो आया 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 0 to 90 के बीच में ही अगर हम देखें तो ये 45 डिग्री पे होगी। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू 45, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये इस वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल से दौड़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम कोशिश करके देखते हो, पहले खुद से करके देखो, नहीं तो फिर वीडियो आगे बढ़ा लेना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं कैसा है। x3 इक्वल टू 5ti प्लस 10t स्क्वायर। देखो सीधा सीधा यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि v3 इक्वल टू, सबसे पहले x3 वेक्टर 5ti प्लस 10t स्क्वायर j। नाउ v3 इक्वल टू dx3 बाई dt, इसका सॉल्व हो क्या आया? 5i प्लस 10 इंटू ये 2 आ गया, तो ये हो जाएगा इधर 20t j कैप। ठीक है, अभी इधर से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस इधर 20t का स्क्वायर, तो करना है कितना आया? 25 प्लस 400t स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका रूट करके, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सामने मीटर पर सेकेंड लगा देना। ठीक, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो ये 20t अपॉन 5 का tan इनवर्स। ठीक, अब इसका एक्सेलरेशन भी बन रहा है, कमाल है। देखो यहाँ पे, सो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, सो इट इज गोइंग ऑन, ये वाला कंपोनेंट t नहीं है तो 0 हो गया, और ये आ गया सिर्फ 20। अब 20 अलॉन्ग j, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना मत भूलना। ठीक, और अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने आया तो 0 का स्क्वायर, x वाला कंपोनेंट तो है नहीं, 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अगेन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन का लेना देना नहीं। और डायरेक्शन में किस एंगल से अगर जा रहा है तो सिर्फ j कंपोनेंट दिया हुआ है, तो इसके लिए ये y एक्सिस के अलॉन्ग ही जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन जो हमने 2 डायमेंशन मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन देखा है उसके हिसाब से। होप सो यू अंडरस्टूड टिल दिस। लेट्स स्टार्ट 3.3.3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग अ प्लेन with uniform acceleration. So basically these are the equations of motion. So what were the equations of motion? So it was v equal to u plus at
another one s equal to ut plus half et square, and third one was v square minus u square equal to twice as. One important thing is कि motion in two dimension can be resolved into two independent motion, that is along x-axis and along y-axis, which are mutually perpendicular in directions. So every type of motion that is which is happening in two dimension can be resolved into these two component. If this is true, then this velocity do have two component, that is vx along I plus vy along j. Your initial velocity will do also have two component, that is ux along I plus uy along j. Your acceleration will also have two components, that acceleration ax along I and along y ay with unit vector j, and this will happen due to the displacement s. So displacement along x-axis with I cap and along y-axis j cap. Using this we can separate out the values of component, और with the ये component की मदद से हम लोग फॉर्मूले भी रिफ्रेम कर सकते हैं. जैसे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किस वजह से तैयार होगी फिर, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो द सेम फॉर्मूला, यहाँ अगर x है तो यहाँ x लिखना है, यहाँ भी x लिखना है. एक चीज़ ध्यान रखनी है, टाइम अलोंग x और y एक्सिस चेंज नहीं होता है. अगर आप फोर्थ डायमेंशंस के अंदर जाओगे, फोर्थ डायमेंशन में, तब टाइम अपने आप में एक डायमेंशन या डायरेक्शन बोल के काम करेगा. अंडरस्टैंडिंग? तो फिलहाल में तो हम सिर्फ 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, 3 डायमेंशन भी नहीं आए हैं फिलहाल. तो उस केस में इतना बिल्कुल ध्यान में रखा जाए कि ये सिर्फ टाइम हम कांस्टेंट लेंगे, ये ux और ax से काम चलाएंगे. फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी ट्रेवल कर रहा है कोई पार्टिकल, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस से डिसाइड किया जाएगा और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस से. तो ये सेम फॉर्मूले में अगर आपने यहाँ पे y कंपोनेंट और y कंपोनेंट और y कंपोनेंट अगर लगा दिया तो ये वाला आपका फॉर्मूला रेडी. सेम विथ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, that is s along displacement along x-axis can be written as initial velocity along x-axis with respect to time plus half. इसके बाद में acceleration along x-axis with respect to time का square. Displacement along y-axis can be written as initial velocity along y-axis into time plus half acceleration along y-axis into time का square. काफ़ी आसान फॉर्मूले हैं. थर्ड भी आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हो, दैट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई. क्या ये बात क्लियर है? इसी चीज़ों से देखते हैं बेस्ड फॉर्मूला प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूलाज. लेट्स स्टार्ट. सो एग्जांपल 3.5 स्टेट्स दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का u बार इक्वल टू 5i प्लस 10j मीटर पर सेकेंड, यूनिट देना ज़रूरी है. इट्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन u 2i plus 3j meter per second square. Now determine the velocity and displacement after 5 seconds, that is your t equal to 5 second given. ठीक है, वेलोसिटी पता करने के लिए कहिए वेलोसिटी इक्वल टू u plus at, बट एज x और y कंपोनेंट है
तो वी एक्स आएगा पहले, फिर वी आई निकालना पड़ेगा, दैट इज यू एक्स ए एक्स टी प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी। और ये वी एक्स और वी वाई निकालने के बाद में फिर रूट में वी एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर से हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिलेगा। और फिर किस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, ये tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स से मिलता है। यहाँ तक के तो याद हो ही जाना चाहिए अभी तक के। सो वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से सिंपली एक तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, एस कंपोनेंट अलग और वाई कंपोनेंट अलग, या u को लिखा, a को लिखा, t को लिखा, ठीक है। अब इसमें i वाला कंपोनेंट 5i प्लस 2i इंटू 5 दैट इज 10i, तो ये हो गया आपका 15i, i वाले कंपोनेंट अलग। यहाँ से ये आया था 10j प्लस 3j इंटू 5 हो गया 15j, 15j प्लस 10j 25j। समझ आया? एक तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो, तो ये तरीका है। अब यहाँ पे 15i क्या हो गया आपका vx वाला कंपोनेंट, और 25j क्या हो गया vy वाला कंपोनेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकलेगी, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर vx का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर दैट इज vy का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ 850 विल बी द आंसर, ठीक है। रूट अगर कैलकुलेट कर पाओ तो ये 29.15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। डायरेक्शन क्या रहेगा, सो डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ही हम कैलकुलेट करते हैं। ये tan इनवर्स आपका y वाला कंपोनेंट है 25/50 इसका मैग्नीट्यूड, तो tan इनवर्स यहाँ हो गया 25/15, ये यहाँ ले आया है इसको, तो tan इनवर्स की 25/15 होता है 1.667, फिर लॉग टेबल से हमको tan इनवर्स की ये वैल्यू मिलती है 59 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग? नाउ ये तो हो गया आपका वेलोसिटी। अभी डिस्प्लेसमेंट अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सीधी सीधी वैल्यू यू की भी है आपके पास, टी की भी है और ए की भी है, तीनों वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वी विल हैव 50i, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया 5 5 25 प्लस इधर 5 का स्क्वायर 25, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए फिर 25 प्लस 25 50i, और फिर इधर 3/2 1.5 इंटू 25 प्लस यहाँ पे 10 5 50, तो ये हो गया 87.5j। तो ये आ गया हमारे पास में s। अब सेम ये जो प्रोसेस है यहाँ से x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 87.5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, रूट 100.78 मीटर, ये यहाँ आपका आंसर। और tan इनवर्स अगेन 87.5 टेबल के अंदर से ये वाली जो वैल्यू आएगी लॉग का यूज करके 60 डिग्री 15 सेकेंड along x axis. Now as we have studied the velocity और displacement, तो इसके साथ में relative velocity का भी कॉन्सेप्ट पैरेलल चलेगा। तो वेक्टर की टर्म्स में या 2D में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेम जो आपका वहां था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A हैविंग वेलोसिटी VA विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B कैसे लेंगे, तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB, एंड वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A विल बी VB माइनस VA। अंडरस्टैंडिंग? यहाँ से एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया था जिसकी PDF के अंदर वैल्यूज प्रॉपर नहीं दिख रही है, होप सो आपकी किताब के अंदर वो वैल्यू होगी, तो बस सेम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। मैं प्रॉब्लम भी इसी के साथ में ले लेता हूँ। सो एग्जाम्पल 3.6 स्टेट्स दैट एक एरोप्लेन है जो ट्रैवल कर रहा है नॉर्थवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो से ये नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर 300 किलोमीटर पर आवर के अंदर जा रहा है, तो ये नॉर्थ हमेशा जैसे बताते हैं, और 300 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये अर्थ यहाँ पे है, अर्थ से नॉर्थ डायरेक्शन में गया। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ, तो ये ईस्ट आ जाता है आपका, ये वेस्ट आता है,
तो ईस्ट टू वेस्ट विंड जो फ्लो हो रहा है ये है 100 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द विंड? तो एरोप्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड, क्योंकि विंड तो कहीं ना कहीं पे ऊपर जा रहा है तो इधर से तो पुश करेगा ना, तो वेलोसिटी यही थोड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, कम हो जाएगी वेलोसिटी बेसिकली। ठीक है, अब वो कम होके कितनी होती है वो आपको पता करना है। तो इसमें तो बड़ा आसान है कि आपका जो वेक्टर तैयार होगा वो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं ये ए वाली पोजीशन मान लूं, ठीक है, तो ए ई यहां से इस डायरेक्शन में जाने वाला और इधर से इधर आने वाला, ये तो आपका 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये निगेटिव एक्स इधर बता रहा है ना अपन, ये एक्स हमेशा ऐसे बताते हैं और ये बताते हैं वाई, तो ये अगर इधर से इधर जा रहा है तो विंड की वेलोसिटी क्या होगी, -100 अलोंग एक्स मतलब आई, ये वाले चक्कर में पड़ो मत। और इसके साथ में दूसरा वाला क्या हो जाएगा 300 जे, तो ये बन गया आपका फाइनल वेक्टर। अब मतलब एक फोर्स इधर लग रहा था और दूसरा फोर्स इधर लग रहा था, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा बना, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसा बना। इस केस में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये वेलोसिटी फाइनल ऐसी रहेगी। अब ये फाइनल मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वेलोसिटी का वो बताइए, तो कर सकते हैं रूट ऑफ -100 का स्क्वायर और 300 का स्क्वायर, तो आ गया 100√10 किलोमीटर पर आवर, 100√10 किलोमीटर पर आवर। अब ये किस डायरेक्शन के अंदर रहेगा, क्योंकि ये तो सीधा ऊपर जा रहा है ना एरोप्लेन, लेकिन इसके फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन तो कुछ चेंज होगा, ये इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, कितने डिग्री से ये हिल रहा है, ये पता करना है हमको। अंडरस्टैंडिंग, तो यह अलोंग एक्स एक्सिस ही हमेशा पता करते हैं। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और विंड इस तरीके से ब्लो हो रही है, तो थीटा 300 डिवाइडेड बाय 100, इसका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, इसीलिए वैल्यू आ गई 71.6 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। वाई दे आर कॉल्डिंग इट एज नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि देखो ये जो tan की वैल्यू आती है ये हमेशा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से ली जाती है, तो ये यहाँ से थीटा बनेगा। ठीक है, थीटा यहाँ बनेगा, थीटा इस केस में अगर यहाँ बन रहा है तो ये डायरेक्शन क्या होती है, ये नॉर्थ और ये वाली ईस्ट आपकी, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में 71.6 डिग्री कितना टिल्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग। ये यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का आपका ये प्रॉब्लम था, होप सो यू डू अंडरस्टूड इट। इसके बाद में आता है हमारा पैराबोलिक मोशन। ठीक है, पैराबोला का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो रीड करके रखिए ताकि आपको इसके बाद में उसमें हेल्प हो।